नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कहते हैं बोलो, नथनी दी मेरे यार ने जिसका किया प्रचार, नाक दिया जिस यार ने उसको दिया विसार। मतलब साफ है कि हम सब संसाधनों की बातें तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिसने वो दिया होता है ना, जिसने ये अगर नाक नहीं तो नथनी का कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है? उसको विसार देते हैं। चलो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत भौतिक संरचना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर्स आल्सो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इम्पोर्टेंस के साथ जो है हम इसको अभी करेंगे। और ये सबसे पहले हम बात करें तो उत्तर यानी 5 भागों में लगभग जो है भारत जो है वो बांटा गया है। लगभग कितने भागों में? 5 भागों में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट कि कितने भागों में ये बांटा गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि हम जो है अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ जो है हमारी क्लासेस चली हैं। वी आर कॉलिंग इट लेटर। अगर बात करें तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारत ये ऐसे दिखाई देता आपको नक्शे के ऊपर, इस तरह जो है ये आपको दिखाई देता है। और इसमें अगर ऊपर से देखें, ये ऊपर वाला ग्राफ है, वहां से अगर आप इसको देखें आप तो आपको समझ आएगा कि किस तरह आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये भारत, ये जो सारा है, यहाँ पे ये बांग्लादेश है। और यहाँ पे बात करें तो ये हमारी अरब की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? अरब की। और ये बंगाल की। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की। ये बंगाल की खाड़ी है। इस तरह ये हमें दिखाई देता है। ये ऊपर जैसे हम यहाँ से देखें तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ऐसे जो है भारत की संरचना है यहाँ पे लगभग। और यहाँ पे ये वाला एरिया जो है बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे हिमालय का पोर्शन है। हम भारत की संरचना हुई कैसे है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। हम इसके बारे में जो है बात करेंगे। तो इसमें इसके बारे में बात करते हुए अगर हम आगे देखें, उत्तर भारत का विशाल मैदान। आगे क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो वो मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप का मतलब पता क्या होता है? पता आप लोगों को? एनीबडी इन द क्लास जो प्रायद्वीप जानता है प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप भारत, जिसका नीचे वाला जो भारत का हिस्सा है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अभी आपको दिखाऊं मैं। ये वाला एरिया, ये सारे का सारा कौन सा एरिया है? प्रायद्वीप भारत। कौन सा है? प्रायद्वीप भारत। इस प्रायद्वीप भारत को आप अगर सीधे मैप में आप देखें, अब इस मैप में आप देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आएगा। इसके बाद जो थ्योरेटिकल फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद तटवर्ती मैदान। पहले है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये दोस्तों, ये जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये सारे का सारा जो है ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद ये बात कर रहा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज ऑल। ये सारा क्या है? प्लेन। ये सारा प्लेन है, और इसे हम बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान। उसके आगे है प्रायद्वीप भारत। तो दैट इज कॉल्ड, इसको, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत। और उसके नीचे है तटवर्तीय मैदान। ये तटवर्तीय मैदान मतलब तट के साथ जितने भी हैं, तट के साथ लगे क्षेत्र में जितने भी तटवर्तीय मैदान। उसके बाद है द्वीपीय भाग, जैसे अंडमान निकोबार है, ऐसे छोटे छोटे जो भारत के टापू हैं उन्हें हम बोलते हैं द्वीपीय भाग। क्या बोलते हैं? द्वीपीय भाग। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अभी हम इसको आगे हम पढ़ें इसमें। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, तो आप थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ें तो यहाँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि भारत का जो उच्चतीय, अगर बात करें प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। जैसे उच्चतम संरचना आधार पर भारत को प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय मैदान है, जिसकी हम बात कर रहे थे। उसके बाद जो है उसके बाद है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उसके बाद जो है आगे जो है उसके बारे में हम यहाँ पढ़े। यहाँ पे आप देखें उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान, जिसकी मैंने बात की, वहाँ पे उत्तर भारत का विशाल मैदान जो मैंने आपको अभी दिखाया मैप पे। प्रायद्वीप भारत जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो मैंने दिखाया आपको। तटवर्तीय मैदान जहाँ पे है उसकी मैंने बात की अभी हमने यहाँ पे। द्वीपीय भाग, जितने भी आपके पानी के अंदर जो समुद्र जैसे हिंद महासागर है, उसके साथ जितने भी आपके अंडमान निकोबार, जितने भी ऐसे द्वीप समूह है, सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो आपका दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार के साथ ही है। तो वहाँ पे आप देखें उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कॉपी और पेन को अच्छे से आप लें, और जो चीज़ लिखने वाली है, राइट डाउन करने वाली, वो भी करें। और जितने भी लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जब भी आप उसको ऑनलाइन पढ़ें तो वहाँ पे कॉपी और पेन लेकर ज़रूर साथ में बैठें, नहीं तो अन्यथा उसका कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं।
भारत की उत्तरी सीमा का विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला है। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। भारत का जो ऊपर वाला जो एरिया है, ऐसे कहा जाता है कि अगर ये ना होता तो पूरे का पूरा भारत जो है बर्फ से ढका होता। ऐसा जो है हमारी जो स्टडी वो कहती है। उसके बाद है यह पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है, यानी कि पूर्व से पश्चिम। अगर भारत की अगर आप बात करें तो पश्चिम जो है पूर्व के जो राज्य हैं जैसे मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, ये वो सारे आप देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी जो चोटी है वो नेपाल में है। तो भारत का जो ऊपर वाला जो एरिया है, जहां पे हम बात कर रहे थे, ऊपर वाले एरिया से लेके नीचे वाले एरिया तक, वो सारे के सारा क्षेत्र जो है उसमें जो है पर्वतमाला जो है वो पाई जाती है। यानी भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ ऐसे हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऐसे नीचे को आते बिहार, ये ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है, ये सारे के सारा पर्वतमाला जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। आगे आप बात करें तो यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियों में है। विश्व की सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आप बात करें तो इस पर्वतमाला को हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत। ये विश्व का सबसे ऊंचे और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पर्वत माने गए हैं। उसके बाद देखें, सुविधा की दृष्टि से पर्वतमाला के 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अब देखो दोस्तों, 2 भाग कौन से हैं? एक आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा आपका हिमालय पर्वत, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे चलें तो वहाँ पे एक सा बृहद हिमालय है, और वहीं उसके साथ मध्य हिमालय है, और उसके साथ जो है वहाँ पे शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है? शिवालिक। अगर हम बात करें तो हम जैसे अभी हम जो है हिमाचल के कौन से भाग में रहते हैं, तो ये जो पहाड़ियाँ जो हमारे पास हैं, जिन पहाड़ियों पे हम लोग रहते हैं, इनको शिवालिक पहाड़ियाँ कहते हैं। कौन सी पहाड़ी कहते हैं? शिवालिक। तो यहाँ पे देखें ट्रांस हिमालय की बात करें सबसे पहले, ये देखो ट्रांस हिमालय है, हिमालय पर्वत है, इसकी आगे 3 श्रेणियाँ हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब इस पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रांस हिमालय जो है आपका, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। किससे पहले हुआ है? हिमालय से पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। कौन कौन सी? जो बड़ी मशहूर हैं, काराकोरम है, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, K2 हम इसे बोल देते हैं। काराकोरम इसी रेंज में है। लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, जो कि हिमालय के निर्माण से पहले वहाँ पर हैं, जिसके बारे में ये बात कर रहा है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको बड़े आराम से वहाँ पे कर सकते हैं कि सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है, इससे भी पुरानी जो श्रेणी है उसमें काराकोरम और लद्दाख श्रेणी और साथ में जास्कर श्रेणी है। आगे चलें, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। K2 हम उसे नाम देते हैं, कंचनजंगा हम उसे कह देते हैं, और साथ में उसको हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। दैट इज सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स दैट इट विल इन फ्यूचर इट विल आल्सो कम इन पेपर, बट इट हैड ये आ चुका है और कई बार आ चुका है। K2 एंड गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणियों की सर्वोच्च श्रेणी है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लगभग कई बार जो है पेपर में आ चुका है। उसके बाद आप बात करें तो यहाँ पे हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ आगे है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, उसमें बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन्स कि बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वो बृहद हिमालय को कहता है, बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय। यह हिमाचल की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमाचल की सबसे ऊंची श्रेणी यही है हमारी। उसके बाद कहता है इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर। बृहद हिमालय की चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट इसी बृहद हिमालय में स्थित है। अगर बात करें नेपाल भी जो था पहले भारत का हिस्सा था, तो तब के टाइम में जो ये भी भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी के बीच में आती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। ये आपको पता है, नंबर ऑफ टाइम पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बात करें नंबर 2 पे, वो है आपका मिड हिमालय। कौन सा हिमालय है? मिड हिमालय। दोस्तों मिड हिमालय में मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लघु हिमालय। अब आप देखो इसको पढ़ने का तरीका, आप भारत के नक्शे को अपने दिमाग में बिठाओ कि भारत का नक्शा ऐसे है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, पैर में दाएं पूर्व है और बाएं क्या है? पश्चिम है। जब आपकी इमेजिनेशन इस तरह की होगी तो आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको मध्य हिमालय समझ में आने लगेगा, हिमालय की रेंज जो है वो आपको समझ में आने लगी। बार बार आप जब इस वीडियो को देखोगे, सुनोगे बार बार, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठने लगेगी। आप साथ में ग्राफ के ऊपर पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा आसान लगेगा। ये सारी चीज़ हम वापस ग्राफ पे फिर से करेंगे। मध्य हिमाचल को हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल श्रेणी। यानी
उसके बाद हिमालय के बाद की जो श्रेणी आती है, यानी उसकी जो दूसरी श्रेणी है मध्य श्रेणी, उसमें हम लोग आते हैं, यानी हिमाचल भी उसमें आता है। मध्य हिमाचल को नेपाल में महाभारत श्रेणी भी कहते हैं। मध्य हिमाचल को नेपाल में, नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में हमें कहते हैं महाभारत श्रेणी। कौन सी कहते हैं? इस बार महाभारत के जितने भी युद्ध हुए या महाभारत में पांडवों कौरवों ने, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पे जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे पुराने स्थल हैं, वहाँ पर पांडवों ने तपस्या की है। वो उन्होंने वन में जो 1 साल के लिए जो काटा था, उन्होंने वन गमन जो किया था, उन्होंने वो उसमें छुपना था उन्होंने, वो भी उन्होंने यहीं पे किया है। यहाँ पे आप इस श्रेणी में देखें, आपके पिछली जो पर्वत है वहाँ पे उसके साक्ष्य पाए जाते हैं। तो सारे हिमाचल को जो वहाँ पे महाभारत श्रेणी भी कहते हैं। इसकी सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, बहुत ही डीप स्टडी के साथ मैं आपको हम आपको भारत की संरचना करवा रहे हैं। आप अच्छे से करें, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आज क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसको बड़े डीपली आप समझें। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौराधार, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां शामिल है। दैट इज सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब आप देखें इस श्रेणी में पीर पंजाल इसमें आता है। पीर पंजाल बहुत पुरानी श्रेणी है। और उसके बाद धौलाधार, अब कांगड़ा के ऊपर जो आपका बहुत प्रसिद्ध जो क्रिकेट का मैदान है, जिसकी हम बात करें धर्मशाला में इंटरनेशनल जो है, वो किस पर्वत की श्रेणी के पास है? तो वो है आपके धौलाधार के पास। किसके पास है? धौलाधार के पास, उसे हम धौलाधार कहते हैं। नाग टिब्बा है, उसके बाद महाभारत श्रेणियों में शामिल है। आगे हम चलें, लघु हिमाचल स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थलों के लिए विख्यात है, जिसमें शिमला, कुल्लू, मसूरी, दार्जिलिंग और शिमला शामिल हैं। अब लघु हिमाचल में जिसकी मैं बात ही कर रहा था, शिमला है, कुल्लू है, मसूरी है, दार्जिलिंग है, ये सारे का सारा क्षेत्र है जो वहाँ पे पाया जाता है। तो आगे देखिए शिवालिक हिमालय। अब हम आते हैं शिवालिक हिमालय में, जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो इस हिमालय का दूसरा नाम जो है वृद्ध हिमालय भी कहते हैं, बाहर का हिस्सा है। शिवालिक हिमालय 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर चौड़ा है। उसके बाद शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। कितनी है? 900 से 1200 मीटर है। ये हिमाचल के नवीनतम भाग हैं। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिसे काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी बात करें? काठमांडू। काठमांडू हिमाचल और भारत के उसके बीच की जो एक घाटी आती है काठमांडू, ऐसी कई घाटियां जो हमारे हिमाचल में पाई जाती हैं। और ये कहा गया कि हिमाचल जो है स्वास्थ्यवर्धक और पर्यटक नगरी के रूप में बहुत ही विख्यात है। और यहाँ के लोगों को देवलोक कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग सभी देवता यहाँ पे बैठे हैं और मेरी बात को आप बड़े भली भांति यहाँ पे समझ रहे हैं। तो आगे हम देखें तो पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून। यानी कि पश्चिम में अगर हमें जो लोग कहते हैं, आगे देखिए आप, उत्तराखंड और हिमाचल की संस्कृति एक जैसी है। अगर आप लोगों से मिले तो आपको उनकी बोलचाल भी एक जैसी लगेगी, उनका काम करने का तरीका भी एक जैसा लगेगा। हिमालय पर्वत जब श्रेणी एक जैसी है वहाँ पे, तो हमारी जो संस्कृति है लगभग वो भी, उसमें भी काफ़ी जो है समानता पाई जाती है। आपकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन जो उसकी संस्कृति है वो एक जैसी पाई जाती है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अब जो निचले वाला भाग है शिवालिक का, नीचे बिल्कुल नीचे वाला, जैसे हमसे थोड़ा सा आगे चले जाएं आप, ऊना या इस वाले क्षेत्र में आप चले जाएं, तो उसको हम कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई। यहाँ पे दलदली एवं, अगर बात करें तो दलदली, यहाँ पे नाम आ रहा है दलदली। ये दलदली होता क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। कहता है ये तराई दलदली एवं वांछित प्रदेश है। तो हमने अभी बात किया हिमालय के बारे में, उस पर पूरी चर्चा जो है अभी हमने की। मैं आपको इसी को पिक के ऊपर बताऊं तो आप देखेंगे नीचे एक पिक है यहाँ पे, ये भारत का, शायद आपको दिखाई दे रहा है, पूरे इसमें वीडियो पिक में भी दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये देखो, ये है आपका हिमालय, ये वाला पोर्शन है आपका हिमालय। अब इसी पिक को मैं पूरा उस पर ग्राफ पे दिखाऊंगा तो और अच्छा लगेगा। ये सारी की सारी रेंज जो है आपकी हिमालय है, और हिमालय में मध्य हिमालय है, ये आपका प्राचीन हिमालय, इसमें श्रेणी जैसे जास्कर है, या फिर इसमें जो हमने अभी श्रेणियों की बात की थी काराकोरम, वो सारी श्रेणियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये हिमालय से निर्माण से भी पहले थे। और ये वाला एरिया जो है मध्य है, और ये बृहद यहाँ पे हिस्सा है इसका। इसके बाद वाला यहाँ पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें आए देखें आप हिमालय का महत्व। अब हम आगे देखेंगे इस एरिया का महत्व है क्या लाइफ में, और ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये भारत का ये वाला हिस्सा अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको बताऊं कि पूरे का पूरा भारत आज बर्फ से ढका होता। ऐसा माना जाता है कि अगर ये पर्वत यहाँ पे ना होते तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, भारत जो आगे वाला सारे का सारा हिस्सा जो है वो आपका बर्फ से ढका होता।
तो इसके बारे में अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय का महत्व क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिमालय का जो महत्व है वो है आपका भारतीय उपमहाद्वीप को राजनीतिक एवं प्राकृतिक सीमा बनाता है। अगर वैसे बात करें तो यहाँ से भारत पर अगर ये हिमालय ना होता, तो पहले इस बात पे आते हैं, नंबर ऑफ कंट्री जो है हम पे हमला कर सकते थे। जैसे क्योंकि भारत जो है पहले 2000 वर्ष पूर्व जो है काफ़ी लंबे टाइम से भारत जो है वो गुलाम रहा है, और उसके कई कारण हैं। उन कारणों पे अभी हम नहीं जाएंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हम वहाँ पे बात करेंगे। तो पहला कारण है कि राजनीतिक एवं प्राकृतिक सीमा का यहाँ पे हमें फ़ायदा है कि यो सीमा जो है उस तरह से वहाँ पे निर्मित है। दूसरा, ये जाड़ों में आने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ठंड जो है भारत में होने से रुक जाती है। जैसे ऊपर रशिया है, चाइना का ऊपर वाला एरिया है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है। तीसरा, हिमालय वर्षा काल में मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराता है। सो इम्पोर्टेंट। मैं आपको मानसून जब पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मानसून भारत में होते क्यों हैं, बारिश भारत में होती क्यों है। उसका बहुत बड़ा कारण है, और उसका कारण ये है कि जब नीचे से हवाएं चलती हैं, पूरी डिस्कशन हम इस पे करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हिमाचल वर्षा काल में मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करता है। जो हवाएं नीचे से आती हैं और वो पूरे का पूरा यहाँ पे सर्कुलेट करता है, और हिमालय के साथ जब वो टकराती हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है यहाँ पर बरसात का मौसम रहता है। और हिमाचल जो है वर्षा पर बहुत ज़्यादा निर्भर भी है। हिमाचल तो है, लेकिन नीचे वाले जो क्षेत्र है वो भी हैं साथ में। हिमालय नदियों को वर्षा वाहिनी बनाए रखता है। अब एक और इसका फ़ायदा है कि हिमालय में तो वैसे बर्फ़ है, अब ये करता क्या है कि यहाँ पे जो पड़ने वाली जो बर्फ़ है उससे क्या रहता है कि पूरे साल में जो नदियाँ हैं यहाँ पर उनमें पानी बहता रहता है। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें उपजाऊ जलोढ़ मृदा का निर्माण भी होता रहता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। नदियाँ अपने साथ काफ़ी मात्रा में अवसाद और ये चीज़ें लेके आती हैं। हिमाचल में कोबाल्ट, निकल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक संसाधन पाए जाते हैं। अब दोस्तों हिमालय में आपका कोबाल्ट है, निकल है, जस्ता है, तांबा है और एंटीमनी है, बिस्मथ है, जैसे धात्विक संसाधन भी पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद हैं। ये भी यहाँ पे पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं हिमालय में कोयला, पेट्रोलियम जैसे संसाधन भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कोयला भी आपको मिलेगा, उसके बाद पेट्रोलियम और संसाधन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। हिमालय में सबसे अधिक अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला भी पाया जाता है। सबसे महंगा और सबसे बढ़िया कोयला जो है, जिसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, वो भी कहाँ पे मिलता है हमें? हिमालय में। कहाँ मिल जाता है? हिमालय में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंस है हिमालय की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कोई शंका नहीं है कि हिमालय जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमालय में वन संसाधनों के अंतर्गत सौगान, सागौन, शीशम, ओक, लारेल, देवदार, मैग्नीलिया, वांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही महंगे और सबसे उच्च गुणवत्ता के ये वृक्ष होते हैं। जैसे बात करें ऊपर रेशम, शीशम है, ओक है, या फिर आपका लारेल है, देवदार है, या मैग्नीलिया है, बांस है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। हिमालय में अनेक दर्रे भी पाए जाते हैं। अब ये दर्रे होते क्या है? हाँ भाई, हमने दर्रे और जो हैं कुछ एक टॉपिक जो हमने पीछे छूट गया, पर्वत और दर्रे होते क्या हैं? ये दर्रे होते हैं कि किसी दो घाटी को जोड़ने वाले रास्ते में, संकरी रास्ते को दो घाटी के बीच को जोड़ने वाले जो रास्ते होते हैं उन्हें हम कहते हैं दर्रा। एक तरह का ये दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है उसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। नंबर ऑफ टाइम पेपर में आ चुका है। भारत का सबसे पुराना सबसे बड़ा दर्रा क्या नाम है उसका? काराकोरम। उसके बाद बात करें, पीओके और अक्साई चिक को जोड़ता है। ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर जो है और अक्साई चीन जो है उसको वहाँ पे जोड़ता है, और इस दर्रे का नाम है आपका काराकोरम। आगे दर्रा है आपका बुजिला दर्रा। बुजिला दर्रा में क्या है? ये दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगिट को। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव है, जरूर आप इसको लिखें और साथ में याद भी करें। उसके बाद आपका जोजिला दर्रा। यह दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से श्रीनगर में लेह का मार्ग गुजरता है। कौन सा मार्ग गुजरता है? लेह का। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई मार्ग है तो उसका नाम है लेह। क्या नाम है? लेह। और वो पड़ता है भारत में। भारत के कौन से क्षेत्र में पड़ता है? आपके जम्मू कश्मीर में। आई थिंक सो यू आर अंडरस्टैंड। आपको समझ आ रहा है सारा? आ रहा है। वैसे वो देखो कैसे आराम से बैठा है, जैसे वो सो के बैठा हुआ है। तो आप सोएंगे नहीं। आप जितना आपका रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगा ना, जितना रीढ़ का हड्डी सीधा रहेगा उतना दिमाग तेज चलेगा। जितना रीढ़ का हड्डी टेढ़ा हो जाएगा आपका दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है? पढ़ना है तो पढ़ना है। वाइल प्ले यू प्ले, वाइल
जब भी जो काम करो, खेलना है तो खेलना है, दौड़ना दौड़ना है, पढ़ना तो पढ़ना है, इससे कामयाबी मिलेगी आपको। आगे कहता है कि पीर पंजाल दर्रा, यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है, वहाँ पे ये स्थित है दर्रा पीर पंजाल में। और इसका ये जो भाग है, अब आप इसको बड़े गौर से आप देखें यहाँ पे, अब ये दर्रे जो हैं इसके साथ जो है यहाँ पे इनको पिक के माध्यम से भी, ये यहाँ पे पहले देखें थोड़ा सा, आपको पिक जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, इसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया है और यहीं पे पीर पंजाल है। ये बुजिल्ला दर्रा यहाँ पे है, काराकोरम यहाँ पे है, जोजिल्ला दर्रा यहाँ पर है, ठीक है, ये दर्रे यहाँ पर हैं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे है। नेपाल यहाँ जैसे है, उत्तराखंड यहाँ जैसे, पूरी जानकारी जो है। तो अगर आप मैप को अच्छे से देखते रहें, बार बार इसको देखते रहें, याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। फिजिकल रूप में है, सामने दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे है, तो आपको आनंद भी आएगा, क्योंकि पढ़ाई तभी करनी चाहिए जब आपको पढ़ने में मज़ा आए। अगर पढ़ने में मज़ा ना आए तो मत पढ़ो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको कोई खासी मेहनत करेंगे, अगर मेहनत अच्छे से करेंगे तभी आप कोई एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। आगे है आपका बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा ये आपके पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। इस दर्रे से जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग जो है गुजरता है। जौहार सुरंग इसी दर्रे पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जौहार सुरंग जो है वो इसी दर्रे पर है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस दर्रे पर जो है जौहार सुरंग जो है वो स्थित है, तो उसका नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे शिवकी दर्रा, शिवकी ला दर्रा। सतलुज नदी यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। ये एक ऐसा दर्रा है जहाँ पे आपकी जो सतलुज नदी है यहाँ पे प्रवेश करती है। और ये सबको पता है ये सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील। और ये जो है ऊपर पाकिस्तान चाइना के साथ वहाँ पे अटैच्ड है। बाड़ालाचा दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, यानी ऊपर वाले हिमाचल में यहाँ पे ये दर्रा पाया जाता है। नाथुला दर्रा, ये दर्रा सिक्किम में स्थित है। इस दर्रे से भारत एवं चीन का संपर्क जोड़ा जाता है। ये जो दर्रे हैं, बड़े ज़्यादा दर्रे तो नहीं थे, लेकिन जितने भी आपको मैंने लिखवाए यहाँ पे बताए हैं, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण है। नाथुल्ला दर्रा की बात करें तो ये कहाँ पे है? आपका सिक्किम में है। और इस दर्रे से भारत और चीन का संपर्क होता है। आगे है जिलेब ला दर्रा, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में। दोस्तों अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला जो भाग है वो आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान है, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो है आपका कहाँ पे पड़ता है उसके ऊपर बात करेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है ये विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4। भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश, ये 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों में हम बात करें, यहाँ पे 4 भागों में सबसे पहले हम भावर प्रदेश के बारे में पढ़ें। यह मैदानी भाग शिवालिक की तलहट्टी में स्थित है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। यह मैदान कक्कड़, पत्थरों और बजरी से अधिकतम है। इस मैदान में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यानी यहाँ पे नदियाँ जो है अपने आप ही क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पे आपको नदियाँ नहीं दिखाई देंगी। तराई मैदान की बात करें नंबर 2 पे, यह भावर प्रदेश की दक्षिण भाग में मिलता है। ये एक दलदली क्षेत्र है। तराई क्षेत्र घने वनों का प्रदेश है। भावर प्रदेश में विलुप्त हुई नदियां पुनः तराई प्रदेश में दिखाई देने लगती हैं, यानी कि नदियां आगे हमें दिखाई देने लगती हैं। हम जो है वो टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या पढ़े? उत्तर भारत का विशाल मैदान। पहले ऊपर पर्वत आगे जो हिमालय आ गया, हिमालय के आगे वाला जो एरिया है वो है आपका उत्तर भारत के मैदान। शुरू में क्या पड़ता है वो अभी आपने देखा, उसको भावर प्रदेश हम कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका तराई प्रदेश है, और उसमें ये एक दलदली क्षेत्र है। तराई क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। भावर प्रदेश में विलुप्त हुई नदियाँ दिखाई देती हैं। यह जैव विविधता का भंडार है, यहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आगे है आपका भांगर प्रदेश। अब ये भांगर प्रदेश में क्या है? भांगर प्रदेश में, इस प्रदेश में बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। इस मैदान का निर्माण पुराने जलोढ़ से हुआ है। यह कंकड़ एवं रेत अधिक मात्रा में यहाँ पे पड़ता है, और इसे भूड़ नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भूड़। क्या बोल देते हैं? भूड़। दोस्तों ये जो आज मैं आपको भारत की संरचना पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस तरह पढ़ गए तो आपको जीवन भर कभी भी जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव और भी अगर आपको देना होगा तो आप बड़े आराम से इसी को रिवाइज करके बड़े आराम से उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मैं यूपीएससी के नीचे की बात कर रहा हूँ कि वहाँ तक जो है बड़े आराम से आप एग्ज़ाम्स को निकाल पाएंगे। लेकिन ये है तो वहाँ भी बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन ये वहाँ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होगा। आगे हम चलें तो आगे है आपका
कहता है यह मैदान नवीन, आप क्या है, खादर प्रदेश, क्या नाम आ गया, खादर प्रदेश। ये मैदान, ये चौथा है, यह मैदान नवीन जलोढ़ से निर्मित है। यहाँ बाढ़ प्राय हर वर्ष आती है, बाढ़ नवीन मृदा लाती रहती है। इसे कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। खादर प्रदेश का विस्तार डेल्टा प्रदेश में हुआ है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेल्टा, इनको ये यहाँ पे कहा जाता है। समझ आ रही मेरी बात आपको? ये आगे है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। अब तीसरे भाग में आगे हमने दोस्तों दो भाग पढ़े अभी। हमने हिमालय का ऊपर वाला भाग पढ़ा, अब हम जो है उसके बाद उत्तर भारत के मैदान हमने पढ़े। 4 तरह के मैदान जो है वहाँ पे आते हैं। उसके बाद जो है अभी जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीप भारत। तो प्रायद्वीप भारत को जो है प्राचीन नाम इसका गोंडवाना, क्या बोलते थे इसको, गोंडवाना। इस क्षेत्र को हम गोंडवाना कहते थे। प्रायद्वीप पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। इसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मेघालय है, झारखंड है, ये सारे के सारे यहाँ पे पड़ती हैं और इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप भारत। ये प्रायद्वीप भारत में इसको यहाँ पे ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है जिसकी हमने अभी बात की। प्रायद्वीप पठार को आकृति त्रिभुजाकार इसकी होती है। आगे हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर है और प्रायद्वीप भारत में निम्नलिखित पठार भी शामिल हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला पठार मालवा का पठार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। बघेलखंड का पठार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। पठार होते क्या है, तो पठार के बारे में भी अभी ये टॉपिक हमारा पीछे छूट गया था। पठार जो है दो पर्वतों के बीच काफ़ी लंबा मैदानी इलाका जो है जहाँ पे सर्वाइव हो जाता है, उसे हम बोलते हैं पठार। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। कारण्य का पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना का पठार जो है वो आंध्र प्रदेश में है। शिलोंग का पठार जो है वो आपका मेघालय में है। हजारीबाग का पठार आपका झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर वहाँ पे संतरे होते हैं, झारखंड में है। छोटा नागपुर नॉट टू बी से, एक नागपुर दूसरा मध्य महाराष्ट्र का, ठीक है। तो वहाँ पे दक्कन का पठार सबसे जो है वो सबसे बड़ा पठार, क्या है, सबसे बड़ा पठार। आगे चलते प्रायद्वीप पठार के पर्वत। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीप भारत। उसमें पठार भी होंगे, उसमें पर्वत भी होंगे और यहाँ के सबसे जबरदस्त पर्वत हैं उनका नाम जो है वो है आपके भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ जिसे बोला जाता है, तो वो पर्वत है आपके अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी, अरावली की पहाड़ियाँ। अत्यधिक प्राचीन और अपविष्ट पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली की पहाड़ी और ये कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। कहाँ पे है ये, राजस्थान में। इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर क्रमशः घटती चली जाती है। अरावली श्रेणी का एक पर्वत माउंट आबू भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में स्थित है और वहाँ पर जैन धर्म का जो मंदिर है दिलवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है। अरावली श्रेणी का एक पर्वत माउंट आबू है जो राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू पर अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है जिसे गुरु शिखर भी कहते हैं। कौन सा शिखर कहते हैं, गुरु शिखर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम जो है पेपर्स में आ चुका है। आगे है विंध्याचल पर्वत। आपने काफ़ी जब आपने कविताएं पढ़ी होंगी तो आपको याद होगा कि हम लोग जो है वहाँ पे कविताएं भी जो है पढ़ी जाती है। जैसे विंध्याचल के बारे में भी नाम आता है और वंदे मातरम जब गाते हैं तब उसमें भी आता है। यह मालवा पठार में दक्षिण में स्थित है। अत्यधिक पुराना घोषित मोरदार पर्वत है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाले का पर्वत का नाम क्या है, अरावली। क्या नाम है, अरावली नहीं है, क्या है, विंध्याचल। क्या है, कुछ भी पढ़ा दो। तो इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। कौन सी बहती है, नर्मदा। इसकी औसत ऊंचाई है आपकी 700 से 1200 मीटर, जो इसकी ऊंचाई है इतनी ऊंचाई पे ये है। उसके बाद है दोस्तों सतपुड़ा के घने जंगल। अगर बात करें सतपुड़ा, तो सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इस पर्वत के दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, यानी कि एक साइड नर्मदा है और दूसरी साइड क्या है, ताप्ती है। यह पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत से दक्षिण में स्थित है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों में से प्रारंभ होकर महादेव मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। तो इसे हम बोलते हैं आपकी सतपुड़ा। कौन सी है ये, सतपुड़ा के घने जंगल, ऐसी कविता भी आती है। आगे कहता है कि सतपुड़ा श्रेणी में पश्चिम से राजीपाल पहाड़ियों में से होकर ये चलता है, इसकी मैंने बात की। सतपुड़ा की सबसे अधिक ऊंचाई पर महादेव की पहाड़ी निकट है जिसे धूपगढ़ में है। क्या बोलते हैं उसको, धूपगढ़। उसके बाद बात करें तो सोन नदी नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है, अमरकंटक से।
और ये सारी जो हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? सतपुड़ा। कहाँ पाई जाती हैं? सतपुड़ा। आप याद रखें इसके बारे में। नेक्स्ट है अमरकंटक। दोस्तों अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। मैकाल पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी की एक पहाड़ी है। अमरकंटक से सोन नदी नर्मदा नदी का उद्भव होता है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। आगे हम देखें तो यहाँ पे है आपका गोरा खासी जेंता, ये मेघालय का पठार है। मेघालय पठार मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय पठार को शिलोंग का पठार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शिलोंग का पठार। उसके बाद चले गिर की पहाड़ियाँ, ये गुजरात राज्य के, अब गिर की पहाड़ियाँ जो अपने आप में मशहूर हैं, और गिर की पहाड़ियाँ जो आपकी कहाँ पे पड़ती हैं? ये आपके गुजरात में पड़ती हैं। कहाँ पे पड़ती हैं? गुजरात में। गिर की पहाड़ियाँ एशियाई शेर के नाम से विख्यात हैं। गिर की पहाड़ियों में एशिया के शेर मिलते हैं। गिर जो है आपका, वहाँ पे शेर पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नंबर ऑफ टाइम जो पेपर में आ चुका है कि जो शेर है वो कहाँ पाए जाते हैं? आपकी गिर की पहाड़ियों में। और आगे है काल सुबाई, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिम घाट से सायद्रिक में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिम घाट भारत के इस वाले हिस्से, ऊपर वाले हिस्से में बात करें तो जम्मू कश्मीर है, उत्तर भारत है। नीचे वाले हिस्से में बात करें तो केरला है। आप दाएं बात करेंगे अपने तो वहाँ पे आपका ये जो पश्चिमी एरिया पड़ता है आपका, जैसे गुजरात है, या फिर आपका ये वाला एरिया पूर्वी में आपका पड़ता है, जैसे मेघालय है, मेघालय, असम है, ये सारे पड़ते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में पश्चिम तट के पास, महाराष्ट्र के पास है, वहाँ पे ये सायद्री में स्थित है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वरम की बात करें, महाबलेश्वर ये पश्चिम घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। महाबलेश्वरम जो महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्णा नदी यहीं से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो यहीं से निकलती है। आगे बात करें नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पाई जाती हैं? आपके दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिण भारत में है। ये केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। कौन से में? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा जो है यहाँ की सबसे जो ऊंची जो चोटी है वो मानी जाती है। और प्रसिद्ध स्थल उटकमंडक नीलगिरी में स्थित है। नीलगिरी में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण में पाई जाती है, जिससे हमने बात की, नीलगिरी पर्यटन स्थल उटकमंडक नीलगिरी में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद बात करें नीलगिरी की पहाड़ियों में भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियों के आगे जो है वो वहाँ पे अन्नामलाई, क्या है? अन्नामलाई बहुत बड़ी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ये दक्षिण की। ये दक्षिण भारत में स्थित है। अन्नामलाई केरल तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है और अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुडी। क्या नाम है? अन्नाईमुडी। तो इसे कार्डम पहाड़ी भी कहते हैं। कार्डमम पहाड़ी, इसका दूसरा नाम इलायची की पहाड़ी, यहाँ पे इलायची पाई जाती है। इन्हें इलायमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, इलामल्य की पहाड़ी कहा जाता है। और शेन कोटह दर्रा कार्डमम पहाड़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन अपने आप में आगे है। आरायकोंडा, आरायकोंडा पूर्वी घाट में स्थित है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के पास है। अब देखो यहाँ पे एक और बड़ी बात है, एक पूर्वी घाट है, एक पश्चिमी घाट है। अब भारत के इस वाले बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट है और दूसरी साइड में पश्चिमी घाट में अरब की खाड़ी है। तो ये पूर्वी की बात करें, आंध्र प्रदेश के बाद विशाखापट्टनम की, वहाँ पे ये बात कर रहा है। आगे जो नेक्स्ट है वो आपका तटवर्ती मैदान। क्या है? भारत के तटवर्ती मैदान। तो भारत के तटवर्ती मैदानों में वहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, यानी कि ये ज़्यादा चौड़ा है। और यहाँ पे जो इसे भी डिवाइड किया गया पूर्वी तटीय मैदान, साथ में पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदान का निर्माण सागरी तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से होता है। इसका निर्माण पठारीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से भी होता है। पूर्वी तटीय मैदान जो है, मैदान में पश्चिम भाग में तटीय मैदान की तुलना से अधिक चौड़ा होता है और इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों से डेल्टाई भाग का इसकी चौड़ाई अधिक होती है। पूर्वी तटीय मैदान में लैगून का निर्माण होता है। जैसे लैगून झील की बात करें, भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का में है, खारे पानी की झील है, वो आपकी चिल्का में है, कोलूरू में है, पुलिकट में है। उसके बाद यह मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है। यहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है।
पूर्वी तटीय मैदान को कई भागों में बांटा जाता है। तो इसके भाग को जो है कई भागों में बांटा जाता है। हम बात करें इसमें तो कौन कौन से भाग में जो है बांटा गया है, उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे उत्कल तट महानदी के ऊपर है, उत्तरी सरकार कलिंग तट महानदी के से गोदावरी नदी तक है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। मैं वापस इसको ग्राफ पे लेके आऊँगा तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। कारोमंडल तट कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप तक है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें, यह प्रायद्वीप पठार के पश्चिम में स्थित है। यह मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, यानी गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जो है ये मैदान यहाँ पे पड़ता है। ये तटीय मैदान को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कोंकण तट, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जगहों पे कोंकण तट के बारे में आता है। गुजरात से गोवा तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तट पे काफ़ी जो व्यापार होता है। कन्नड़ तट गोवा से मैंगलोर कर्नाटक तक है। मालाबार तट मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, ये तट वहाँ पे 3 तट जो है वहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। इस मैदान के बीच में पहाड़ी भूभाग है। गुजरात में नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक 80 किलोमीटर है, यहाँ के लगभग जो है 80 किलोमीटर है। मालाबार तट पर पश्च जल से लैगून प्रधानता है यहाँ पर। और उसके 5वें भाग की हम बात करें तो द्वीपीय भाग। अब भारत के 5वें भाग की बात करें, वो तो हमने पिछले वाला जो भाग है वहाँ हमने इसका तटीय भाग पढ़ा, ठीक है। जैसे इस साइड में तटीय भाग है ना, तो दूसरी साइड भी तटीय भाग है। जैसे आपका बंगाल जो है, अगर मैं इसी को आपको अभी जो आपको पिक के माध्यम से यहाँ पे बताऊँ, मैप पे आप देखेंगे तो ये वाला जो भाग है इसकी हम बात करें यहाँ पर, ये इसकी बात कर रहा था अभी, ये वाले हिस्से की। ये गुजरात आपका यहाँ पे, ये गुजरात के साथ यहाँ पे 1 2 3 ये पूरे पार्ट को ऐसे बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा था पश्चिमी तटीय भाग, और इसी में ये बता रहा था आपके जो जैसे कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार तट है, इसके बारे में ये बता रहा था। तो इसके बाद ये वाला जो एरिया है ये भी आपका तटीय क्षेत्र है। ये आपका पश्चिम बंगाल है, और यहाँ से लेके लास्ट में क्या है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। तो ये आपका तटीय भाग है, इसकी पूरी जानकारी है। ये आपका प्रायद्वीप वाला एरिया जो था, ये आपका जो ऊपर हिमालय वाला एरिया था, नीचे जो था आपका उत्तरी भारत के मैदान थे यहाँ पर। ये सारी की सारी बातें जो है इसकी संरचना हम भारत की पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद जो है वापस उसी पे चले हम, तो यहाँ पे अंडमान। अब आता है द्वीपीय भाग। भारत के द्वीपीय भाग 2 हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक लक्षद्वीप है। दूसरा क्या है, लक्षद्वीप। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो भारत के पूर्व में स्थित है। अंडमान कहाँ है, भारत के पूर्व में, ये पूर्व वाली उसकी साइड है, और ये भारत के पूर्व में स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। अभी मैंने आपको बंगाल की खाड़ी वहाँ पे बताई, फिर से बताऊंगा। बंगाल की खाड़ी को भारत का पूर्वी क्षेत्र जो वहाँ पे कहा गया है। अंडमान निकोबार दोनों अलग अलग द्वीप हैं। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है। कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये कई बार क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन है, पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान में भारत के 2 ज्वालामुखी नाराकोंडम और बैरन स्थित हैं। कौन से हैं, 2 ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहा है ये। एक है आपका नाराकोंडम और दूसरा कौन सा आपका बैरन। कौन सा है, बैरन है वहां पर। उसके बाद है लैंडफॉल द्वीप, अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। भारत का सबसे उत्तरी द्वीप जो है उसका नाम है लैंडफॉल। कोको जलमार्ग से इसे म्यांमार की कोको द्वीप से अलग करता है। कौन सा करता है, कोको महाद्वीप इसको वहां पे अलग करता है। आगे हम पढ़ें तो यहाँ पे सैडल अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सैडल। क्या नाम है, सैडल। माउंट हैरिटी द्वीप समूह की अन्य चोटी है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है इसका। अंडमान में दक्षिण में निकोबार स्थित है। ग्रेट निकोबार दक्षिणतम द्वीप है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो नीचे वाला जो पॉइंट है उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। मैं आपको अभी उस पर फिर से बताऊंगा मैप पे। भारत का सबसे नीचे वाला पैरों में कन्याकुमारी के पास एक पॉइंट है जिसका नाम हमने रखा है इंदिरा पॉइंट, और ये दक्षिण बिंदु है भारत का। ये भारत के पश्चिम में, अब ये तो है उसका लक्षद्वीप, ये आता है भारत के पश्चिम में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, आपके दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे है, अरब सागर में। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये 9 डिग्री चैनल के बीच में से गुजरता है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल गुजरता है। और लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, यानी कि प्रवाल द्वीपों का उदाहरण किसे कहा जाता है, लक्षद्वीप को। इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। कौन सी चट्टानों से हुआ है, मूंगा चट्टानों से।
ये मिनी कोय द्वीप को वोमन आइलैंड भी हम कहते हैं। दोस्तों इसकी अब हम इसको फिर से वापस मैप पे देखें तो यहाँ पे आपके क्या हमने अभी जो है हमने पूरे का पूरा भारत यहाँ पे पढ़ा कि भारत की संरचना कैसी है, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। देखो अभी जो हमने सारे के सारे क्षेत्र पढ़े, उन क्षेत्रों में अभी लास्ट में हमने पढ़ा निकोबार, अंडमान निकोबार जो है आपका इस तरफ है और लक्षद्वीप जो है वो आपका इस तरफ है। इस तरफ जो है ये जो पड़ता है ये आपका पूर्वी क्षेत्र है भारत का, और ये कौन सा तट है आपका पश्चिमी तट है। कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। हमने जो है इसमें 5 भागों में हमने पढ़ा उत्तर भारत की पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो था ये पढ़ा हमने नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमने पढ़ा उत्तर भारत के विशाल मैदान, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान हमने पढ़े। नंबर 3 पे हमने पढ़ा प्रायद्वीप भारत, तो ये वाला जो एरिया है ये सारे का सारा ये प्रायद्वीप भारत था। उसके बाद है आपका तटीय मैदान, ये आपके ये साथ में लगने वाले जो क्षेत्र थे, यहाँ पे जो तट था, तट के साथ मैदान जो है ये आपका तटीय मैदान था। और नंबर 4 पे था आपका द्वीपीय भाग जो यहाँ पे बाहर को था। ये 5वां भाग, हमने 5 भाग जो है भारत के पढ़े कि भारत का भूगोल की दृष्टि क्या है। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा कि हम बार बार बोलते हैं कि बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पड़ती है, यानी कि मैक्सिमम नदियाँ जो हैं भारत की कहाँ पे गिरती हैं? आके बंगाल की खाड़ी में। ये हम आगे पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से हम पढ़ेंगे कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, तो यहाँ से बहती हुई जो वापस कहाँ गिरती है? आके बंगाल की खाड़ी में। अब आप देखिए बंगाल की खाड़ी बीच में यहाँ क्या फंस गया है? बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश। ये नेपाल है, ये भूटान है, ठीक है, ये सारे के सारे बीच में भारत में है। लेकिन भारत की जो स्थिति मैंने अभी आपको बताई, बड़े आराम से ये समझ में आती है, और ये इसी हिमालय की बदौलत जो है भारत की ये एक तरह से पूरा रक्षा कवच है भारत का। ऐसे कहा जाता है कि भारत का रक्षा कवच जो है वो आपके हिमालय के पर्वत हैं। तो हमने हिमालय के पर्वत पढ़े। हिमालय के पर्वतों में जो सबसे ऊंची चोटी भारत की है K2, वो हमने पढ़ी, और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी यहाँ पे पड़ती है, तिब्बत में है वो, उसका नाम जो है तिब्बत में, नेपाल में, आप बोलते नहीं हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत में है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पे है? नेपाल में। वो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में। उसके बाद हमने इसके जो मैदान हमने पढ़े, प्रायद्वीप हमने पढ़े। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द भारत का जो है भारत की संरचना के बारे में पढ़ा। आई होप दैट इज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही आपको सहायक होगा। एंड आई थिंक सो जब आप इस टॉपिक को वापस आप वीडियो में देखोगे, यानी 24 आवर्स में आपने वापस इसको एक बार जरूर पढ़ना है। कॉपी और पेन लेके आपने जरूर बैठना। मैं गारंटी देता हूं कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा, क्योंकि आपने कंटेंट पढ़ा है, आपको ये पता है कि भारत की संरचना है कैसी, भारत भौतिक रूप से दिखाई कैसे देता है, इसका जो क्षेत्र है ये कैसे जो है 5 भागों में बंटा है। हिमालय में बटा है, उत्तर भारत के मैदान में बटा है, प्रायद्वीप में बटा है, तटीय मैदानों में बटा है, फिर आपका द्वीपों में बटा है। जब आपको एक पिक यानी कि एक पूरा चित्र जो है आपके दिमाग में रहेगा, तो क्वेश्चन जो 1 लाइनर के लिए आप रट्टा मारे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको अरावली की पहाड़ियाँ याद करनी नहीं पड़ेंगी, वो आपको पता होगा कि राजस्थान में है। आपको विंध्याचल के पर्वत याद करने नहीं पड़ेंगे, आपको सतपुड़ा के घने जंगल याद करने नहीं पड़ेंगे, कौन सी नदी किस जंगल से निकली ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको जो है स्वतः आने, यानी सरल और सहज भाव में ये सारे का सारा जो है आपको आने लगेगा। कब? जब आप इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। ये पता होगा कि नीचे जो हिंद महासागर है, ये पता होगा यहाँ अरब देश है, तो ये अरब देश की खाड़ी है, इसको बोलते हैं अरब देश की खाड़ी। जब पता होगा तो इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। हम कोशिश करेंगे कल मैं आपको मानसून पढ़ाऊँ, कि मानसून आने वाले हैं, जून का महीना है, और 14 से 16 जून के बीच जो है वो जो है भारत में, उत्तरी भारत में मानसून आते हैं। मानसून कैसे आते हैं इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले ये सारी जानकारी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। कल मैं आपके जो भी आपने वीडियो देख के जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किया होगा, कुछ भी किया होगा, आई वांट टू सी दैट, मैं से देखूँगा कि आपने क्या लिखा है उसमें से। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। होप आप इसे पढ़ेंगे और करके आएंगे। और एक और बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो अंतिम प्रयास ये है कि ये जो है अंतिम व्यक्ति तक, जो व्यक्ति पढ़ ना पा रहा हो या जो कहीं आ जा नहीं पा रहा, उसके लिए जो है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रखा हुआ है। तो ये तभी होगा जब इसको शेयर और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।